Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and I will teach you the 1918 onwards. Right? आज हम आगे पढ़ेंगे जो जो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है. ठीक है. हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं. कल मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम. कल मैंने बताया था आपको कि हाँ कल मैंने आपको बताया था 1917 से हमने 17 से स्टार्ट करना था 1947 तक. ये फेज चल रहा है गांधीयन फेज. इसमें मैंने आपको बताया था कि 1915 में गांधी जी आया था. ठीक है. और उसने क्या किया था, उसने एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया. उसने 1-1.5 साल जो है भारत दर्शन किया. उसके बाद इसने क्या किया, 3 सत्याग्रह में इसने पार्टिसिपेट किया. एक था केक वाला सत्याग्रह, आपको याद करना है. केक वाले सत्याग्रह में उसने क्या किया, उसने बोला कि सी जो है ये चंपारण है, ए जो है अहमदाबाद, के जो है खेड़ा है. इन 3 सत्याग्रह के बाद 2 सत्याग्रह के बारे में आपको बोला मैंने. चंपारण जो था ये इंडिगो के रिलेटेड था, और ए जो था अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक थी, मिल वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में थी. दोनों सक्सेस रहा. ठीक है. लेकिन ये चंपारण के केस में राजकुमार शुक्ला जो था, उसका पर्सन का नाम याद रखना है कि ऐसे. और ये राजकुमार शुक्ला को किसने बोला कि गांधी जी के पास, क्वेश्चन आ रहा आ सकता है कि राजकुमार शुक्ला जो है उसको किसने बोला कि गांधी जी को आप ये बात बताओ. आपको ये पता करना है. ये आपको एक असाइनमेंट है, आपको पता करना है. इंटरनेट पे करो पता, जहां से भी करना, मुझे इसका आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में. ठीक है. कि राजकुमार शुक्ला को किसने सजेशन दी है गांधी के बारे में. ठीक. दोनों जो है सक्सेस रहता है. अब क्वेश्चन यहां पर आता है, किस वाले सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या किया. सबसे पहला सक्सेस क्या था गांधी जी का इंडिया में, आपको बोलना है चंपारण. दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गांधी जी जो है किस में उसने फास्ट टू अनटू डेथ किया है. ठीक है. ये अप्रोच किया है, आपको बोलना है. वो था अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक में उसने फास्ट अनटू डेथ किया है. कितना हाइक किया गया उनको, 35%. याद रखना 55% कुछ भी नहीं है. इतना आपको याद रखना है. आपको 35 लास्ट पे जो मिला है वो 35 था. इतना आपको याद रखना है. ठीक. और कल मैंने बताया था कि 1901 में 1901 का प्रेसिडेंट था गोपाल कृष्ण गोखले. वो प्रेसिडेंट नहीं था, प्रेसिडेंट उस टाइम था, उसका नाम था DIN दिन शाव वाचा. आपको याद रखना है 1901 वाला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसका प्रेसिडेंट जो था उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम था शाव. आप याद रखना उसका नाम था. ठीक है. ये भी आपको थोड़ा सा देखना है. ठीक है. दीन शाव वाचा उसका नाम था, आपको ये याद रखना है. यहां तक हमने किया था. आज जो हम करने वाले हैं वो है खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है. चलो हम स्टार्ट करते हैं. खेड़ा सत्याग्रह क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे. खेड़ा सत्याग्रह तीसरा सत्याग्रह था. स्टार्ट हुआ था 1918 में. इन 1918 ए टेरेबल फेमाइन हैड स्ट्रक खेड़ा एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ गुजरात एंड वर्चुअली डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चर इकोनॉमी. ठीक. 1918 में क्या हुआ था, एक फेमाइन आया था. मैंने 1917 में ही बोला था. 1917 में भी फेमाइन था, 1918 में भी फेमाइन फ्लीग भी था, और 1918 में एक टेरेबल फेमाइन आ चुका था 1918 में, जिसकी वजह से जो गुजरात का पार्ट एक था उसका नाम था खेड़ा. ठीक है. KHEDA खेड़ा. उसको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ. किसकी वजह से, इस टेरेबल फेमाइन की वजह से. उसके बाद हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंसिस्टेड दैट द फार्मर्स नॉट ओनली पे फुल टैक्स बट आल्सो पे 23% इंक्रीज stated to take effect that very year, but the farmers demanded the exemption of the land revenue due to the famine conditions. ये गुजरात वाली बात है. ये वहां पर जो अहमदाबाद मिल वर्कर जो पहला मैंने चंपारण का बोला, ये वो नहीं है. ये 1918 वाली सिचुएशन हुई थी. यहां पर भी आपको फेमाइन देखने को मिलेगा. इस फेमाइन की वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, उन्होंने फार्मर्स को बोला, एक तो आपको ना कि सिर्फ आपको फुल टैक्स पे करना, जो भी उनको टैक्स पे करना था, ना कि उतना ही, ना कि आपको सिर्फ टैक्स पे करना है, आपको क्या करना है, 23% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि जो नुकसान हुआ था, एक तो ब्रिटिशर्स को बोलते टैक्स भी पे करना है, और उससे एक्स्ट्रा कितना पे करना है आपको, उनको बोला गया 23% जो है एक्स्ट्रा आपको पे करना है.
ठीक है। लेकिन फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने इस डिमांड को बोला कि नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। और फार्मर्स ने क्या डिमांड किया, उन्होंने बोला जो भी आप लैंड रिवेन्यू हमसे ले रहे हो, हमें इस साल एग्जम्पशन चाहिए, हम इस साल नहीं दे सकते, हमें इस साल छोड़ दो। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। लेकिन इस साल, जिस साल ये फेमाइन था, फेमाइन कंडीशन में फार्मर्स ने डिमांड की कि हम इस साल तो सीधा टैक्स पे नहीं कर सकते, रेंट नहीं दे सकते, तो हम एक्स्ट्रा 23% कहाँ से लाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। गांधी जी एंड Vallabhbhai Patel inquired into this matter and finally found that the actual sufferers was small farmers, so they must get एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन, तो यहाँ पर गांधी जी और पटेल की बात यहाँ पर आ रही है। गांधी जी और पटेल ने इस मैटर में इंक्वायरी की थोड़ा सा और जाना कि नहीं, यहाँ पर तो सफ़र ज़्यादा कौन करेंगे, जो स्मॉल फार्मर जो है उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसमें। तो उन्होंने इसमें क्या किया, इसमें इंटरफेयर करके क्या बोला उन्होंने बोला नहीं, जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड जो है पूरी होनी चाहिए। ये किसने इंटरफेयर किया इसमें, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल को साथ लेकर। एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो, उसको क्या नाम, दूसरा नाम दिया जाता है, ये भी आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में अभी लिखो इसका दूसरा नाम क्या है, और कौन सा स्टैचू इसके नाम पे बनाया गया है। ठीक है, उस स्टैचू का नाम क्या है। ठीक है, ये भी आपको पता करना, और उसकी हाइट कितनी है उस स्टैचू की, और वो वर्ल्ड का नंबर 1 स्टैचू है, हाईएस्ट स्टैचू है, किस सीरियल पे, ये आपको बताना है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। जो पर्सन हमें पर्सनैलिटी आ जाएगी उसका हमें पता करना है। सो टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजंस, a satyagraha was called, which was initiated by Mohanlal Pandya along with the support of Gandhi। तो यहाँ पर अब फार्मर्स ने क्या किया, उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया, और एक सत्याग्रह गवर्नमेंट ने इन्होंने बोला कि फार्मर्स ने बोला कि हम अब प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और एक सत्याग्रह को बनाया गया, एक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। और इनिशियली क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह इनिशियली स्टार्ट किसने किया, आपको बोलना है मोहन लाल पांड्या ने इनिशियली स्टार्ट किया है, किसके साथ, विद द सपोर्ट ऑफ गांधी। गांधी का सपोर्ट था, गांधी ने जो इनिशियली स्टार्ट किया मोहनलाल पांड्या ने, लेकिन उसको सपोर्ट किसका मिला है, गांधी का सपोर्ट देखने को मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सपोर्ट है, इंदू लाल याग्निक का भी सपोर्ट, महादेव देसाई का भी सपोर्ट मिला है। बस आपको इतना याद रखना है, मोहनलाल पांड्या और गांधी जी और सरदार पटेल का नाम आपको याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह में ये जो है ये लोग देखने को मिल रहे थे। द गवर्नमेंट फाइनली सॉट टू फोस्टर एन ऑनरेबल एग्रीमेंट फॉर बोथ पार्टीज, द टैक्स फॉर द ईयर इन क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट would be suspended and the increase in rate reduced, which while our confiscated property would be returned। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी गांधी जी ने ये इंटरफियर किया है, इसने बोला कि यहाँ पर फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, ये सत्याग्रह जो स्टार्ट किया, आखिरकार एक एग्रीमेंट किया गया, इसमें बोला गया ठीक है इस साल जो इनको एग्जम्पशन दी जाएगी, किनको, फार्मर्स को एग्जम्पशन दी जाएगी, इस साल उनको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, और जो हमने हाई का भी बोला था उस हाई को भी जो है ख़त्म करेंगे, जो हमने 23% कोई भी इनको टैक्स वैक्स पे करना नहीं है, इस साल इनको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये भी एक सक्सेस था, किसके लिए, गांधी के लिए एक सक्सेस था यहाँ पर। आई होप यहाँ तक आपको तीनों सत्याग्रह याद हुआ होगा। सबसे पहले चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद जो है सॉरी चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिलवर्कर, और उसके बाद खेड़ा। चंपारण में याद रखना ये इंडिगो के रिलेटेड था। ठीक है, अहमदाबाद याद रखना ये किस रिलेटेड था, ये था जो उनको जो डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है ये बढ़ाया जाए, वेज को बढ़ाया जाए, उसके रिलेटेड था। और यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, उनको बोला गया कि नहीं, हम इस साल हम जो आप टैक्स मांग रहे हो हमें, हम इसमें एग्जेप्शन मिलनी चाहिए। पता चलना ही चाहिए आपको कि तीनों में डिफरेंस क्या है, बात समझ में आ रही है। और तीनों में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, और इतना आपको याद रखना है, फर्स्ट जो है सक्सेस कौन सा रहा आपको याद रखना है, चंपारण था वो। और दूसरे में क्या किया, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक में क्या किया गया, इसमें इनको 35% जो है क्या बोलते हैं उसको, 35% इनको हाई किया गया है वेज में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर गांधी जी का फास्ट अनटू डेथ देखने को मिला, और अहमदाबाद में जो खेड़ा सत्याग्रह जो है गुजरात में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इनको जो है टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, इनको रिड्यूस किया, इसको बोला गया इस साल आपको पे नहीं करना है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम आगे जा रहे हैं, रौलट एक्ट में जाएंगे।
ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? रॉलेट एक्ट में हम जा रहे हैं। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम आपको याद रखना है, ये तो मैंने एंटी रॉलेट सत्याग्रह लिखा है। ये तो एक सत्याग्रह है जिसको बोलते हैं एंटी रॉलेट सत्याग्रह, मतलब रॉलेट लॉ पास किया गया है, ठीक है? रॉलेट एक था, पर्सन था, उसने एक लॉ पास किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह किया गया उसको बोलते हैं एंटी रॉलेट सत्याग्रह। मतलब हमें पहले समझना रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट क्या था, ये रॉलेट एक्ट क्या था? देखो क्या था, जैसे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझो आप। बैकग्राउंड ये है इसका, जब 1914 में 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें इंडियन सपोर्ट करे, ठीक है? इंडियन लीडर जो है, ये अपनी इनकी जो आर्मी है, इनके जो लोग हैं, हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। किन से? इंडियन से हमें, क्योंकि ब्रिटिशर्स लड़ाई कर, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था टर्की के अगेंस्ट, बहुत सारी थी, चार चार कंट्रीज एक साइड, चार कंट्री दूसरी साइड। और ये भी आपको पता करना है फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी अलायंस थी, किस साइड में कौन था, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स अगेंस्ट थे किन के? टर्की के अगेंस्ट। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये टर्की जो है, ठीक है, वहां पर एक रूलर था, उसका नाम था ऑटमन, ऑटमन एम्पायर, आपने सुना होगा ऑटमन एम्पायर, ऑटमन एम्पायर। तो उसका पूरा कब्जा जो था, जो भी लैंड रूट था पूरे वर्ल्ड का, जो भी लैंड रूट था, ठीक है, जो भी लैंड रूट था पूरे वर्ल्ड में, उस लैंड रूट के ऊपर उसको कब्जा था। जो ब्रिटिशर्स आना चाहते थे लैंड रूट के जरिए से, लेकिन वो लैंड रूट पूरे कब्जे में किसके कब्जे में था? उस ऑटमन एम्पायर जो रूलर था, ऑटमन जो था, उसके कब्जे में। तो ब्रिटिशर जो थे ये ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाते थे। फिर इनके पास ऑप्शन था सी रूट के जरिए से, लेकिन सी रूट उनके लिए बहुत ज्यादा लंबा रास्ता बनता था, ठीक। अब जब वर्ल्ड वार हो जाता है, तो वर्ल्ड वार जो ही हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटमन टर्की जो था उसको हराया जाता है, वो हार जाता है इस जंग में। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो उसको जो उसका पावर जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, अपनी जो सीट होती है उसके, अपना जो उसका जो वो बादशाह होता है उस कंट्री का, ठीक है, टर्की का, उसको हटाया जाता है वहां से, ठीक। बात समझ में आ रही है? किसको? ऑटमन टर्की को। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थी आर्मी, लेकिन यहाँ पर गांधी जी सोच रहा है कि अगर मैं इनको सपोर्ट करूँ, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करूँ, तो अगर हमें अपनी डिमांड्स को भी मनवाना है, तो अगर हमें ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर समहाउ इनको सपोर्ट मिल रहा है। अब इनको ब्रिटिशर्स को क्यों सपोर्ट मिल रहा है इंडियन से वर्ल्ड वार फर्स्ट में? इसलिए क्योंकि इनको पता था कि अगर हमें अपनी डिमांड्स को मनवाना है, कि तब हमारी डिमांड्स को सुनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये समहाउ सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, अब इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गांधी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि ये रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, क्योंकि ये बोल रहे थे ना हमें सेल्फ रूल दे दो, ठीक है, बहुत सारी चेंज लाओ, मतलब जो जो इनकी डिमांड्स थी। जैसे ये रिफॉर्म्स किस किस तरीके से लाते थे 1909 में, ठीक है, 1919 में, सॉरी 1919 में, उसके बाद 1929 में लाना था इनको। तो ये इनको पता था इंडियंस को 10-10 साल के बाद ब्रिटिशर जो है रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 1919 में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तो ठीक है। अब इनको पता था कि अगर हम इसको 1914, 15, 16, 17 या 18 में इनको सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है, मतलब ब्रिटिशर्स ने उनको एक लालच दे दिया, अगर आप हमें ये सपोर्ट करोगे यहाँ पर, हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, आफ्टर वार, ये इनको ब्रिटिशर्स बोलते हैं। तो समहाउ इनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब वार खत्म हो जाता है, ब्रिटिश जीत जाता है। अब ये एक्सपेक्ट क्या करें इंडियंस कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स का, कि इंडियंस नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, या बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ये रिफॉर्म्स लाते हैं, तो रिफॉर्म्स जो ही लाते हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स में से कोई भी बात नहीं मानी जाती है इंडियंस की। जो जो इनकी मेन डिमांड्स होती थी इंडियंस की, गांधी जी की, वो डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। उसका हेड जो होता है उसका नाम था रॉलेट, याद रखना। एक कमेटी बिठाई जाती है जिसको बोला जाता है सेडेशन कमेटी, याद रखना। 1919 में एक कमेटी बिठाई जाती है जिसका हेड होता है रॉलेट, और उस कमेटी को नाम बोला जाता है रॉलेट कमेटी। और इसको सेडेशन कमेटी 18 मार्च 1919, इसमें क्या क्या प्रोविजंस लाए गए, इस कमेटी में क्या क्या बोला गया? इसमें बोला गया है इन प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल। हम क्या करेंगे, अगर कोई भी
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी स्ट्राइक करता है, बात समझो, कोई भी इंडियन अगर स्ट्राइक करेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो हम क्या करेंगे, हम उसको जेल लेकर जाएंगे, हम इसको इम्प्रिजन करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल। विदाउट एनी ट्रायल का मतलब ये कि हम कोर्ट के सामने नहीं लेकर जाएंगे। जैसे अगर आपको अरेस्ट किया जाता है पुलिस के जरिए से, तो पुलिस आपको अरेस्ट तो करता है लेकिन कहाँ लेकर जाता है, विद इन 24 आवर्स उसको आपको कोर्ट के सामने लेकर जाना है, फिर कोर्ट डिसीजन देता है इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या ये जेल जाना चाहिए, क्या मतलब, फिर वहां पर सब कुछ पता चलता है कोर्ट में। लेकिन आपको डायरेक्टली वो जो है इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पुलिस, तो आपको कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो दैट मीन्स इसका मतलब फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हम क्या करेंगे, हम सस्पेंड कर रहे हैं इस चीज को, मतलब एक सस्पेंड द राइट ऑफ हिबियस कॉर्पस। तो ये एक राइट होता है किनका, लोगों का एक राइट होता है ना, अगर आप अरेस्ट हो जाते हो, आप अरेस्ट करने के बाद आपको कोर्ट में लेकर जाते हैं, ठीक है, फिर कोर्ट वहां पर सजा सुनाता है। अगर आपने क्राइम किया होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं किया होगा आपको छूट मिल जाएगा, आपको छोड़ा जाएगा। तो ये आपका एक राइट है कि कोर्ट के सामने हमें पेश करो। इसको बोलते हैं हिबियस कॉर्पस। आपने रिट्स पढ़ा होगा ना, रिट्स 4 रिट्स होते हैं, हिबियस कॉर्पस होता है, मेंडमस होता है, सर्शियोरारी होता है, को वारंटो होता है, ये 4-5 रिट्स है। उसमें से एक है हिबियस कॉर्पस। इस हिबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी। टू हैव ए बॉडी का मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर करता है, कोर्ट ऑर्डर करता है, ये बोलता है कि अगर आप किसी भी बॉडी को अरेस्ट करते हो, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हो, उसको कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर्स में लाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं अगर हम किसी को भी अब अरेस्ट करेंगे, हम कोर्ट वोट में लेकर नहीं जाएंगे, हम इसको सीधे बंद करेंगे। अब किसको कहाँ पता चलेगा किस कोर्ट में, किस जेल में लेकर गए इनको, किसी को मारा गया या छोड़ दिया गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो दैट में ये इन्होंने एक प्रोविजन बनाया किस कमेटी में, याद रखना, राउलेट कमेटी जो थी, ये सेडिशन कमेटी। मुझे बोलो इस लॉ से, जो इन्होंने लॉ पास किया, इसको बोला जाता है ब्लैक लॉ भी। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किस लॉ को ब्लैक लॉ बोला जाता है, आपको बोलना रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए। तो अब मुझे बोलो, क्या इंडियंस, क्या गांधी जी खुश हो जाएगा? बिल्कुल गांधी जी खुश नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया ज्यूरिंग वार टाइम्स, लेकिन अब ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिल रहा था, ब्रिटिशर्स ने यू टर्न ले लिया, ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है हमें सेल्फ रूल मिल जाएगा, हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन ये तो नया ही तमाशा लेकर आ रहा है, ठीक है। सेडेशन कमेटी बिठाई उन्होंने। अब मसला ये हो गया कि रोल, गांधी जी का रोल देखेंगे। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जो है, जो ही एक्ट पास किया, गांधी जी इस एक्ट के अगेंस्ट था। गांधी जी वाज अगेंस्ट दिस एक्ट, स्टार्टेड बायकॉट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहां पर ध्यान से समझो, गांधी जी ने सोचा, ठीक है, अभी इसने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये समझो कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें बायकॉट और क्या करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन करना चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ। कोई भी कॉपरेशन नहीं रखनी है, जो भी ब्रिटिशर्स जो है इनके साथ बायकॉट करना है। अभी मैंने जो ये वार की, ऑटोमन टर्की की बात की ना, मैंने उसका देखो यहाँ का यूज कैसे हो जाता है, इसका जो ये वार जो है इसका इन्फ्लुएंस कैसे देखने को मिलेगा नॉन कॉपरेशन में। गांधी जी ने फाउंडेशन डाली है किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की फाउंडेशन डाली गई है, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना, जो ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, ये था फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन। कंट्री लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ना तो ना तो खेड़ा सत्याग्रह, ना तो चंपारण सत्याग्रह, ना अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ये कंट्री वाइड एजिटेशन नहीं था। बस सिर्फ इतना याद रखना, एंटी रोलेट सत्याग्रह जो था, ये फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन था। लेकिन गांधी जी ने अभी डिसाइड ही किया कि हम क्या करेंगे, फाउंडेशन तो इसने डाली, लेकिन इसने बोला, इसके दिमाग में ये आया कि अगर कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए जब तक हिंदूज और मुस्लिम साथ नहीं होंगे तब तक ये इम्पॉसिबल है। तब तक बिल्कुल ब्रिटिशर्स, हम तो कोशिश करेंगे कि हम चलाएंगे मूवमेंट को, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, जैसे उनको पता था लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की थी। उनको पता था कि नहीं, ब्रिटिशर्स हिंदूज के अगेंस्ट, हिंदूज को मुस्लिम्स के अगेंस्ट लगाएंगे, मुस्लिम्स को हिंदूज के साथ आपस में ये फाइट करेंगे, तो हमारा मूवमेंट जो है उसी जगह रहेगा। तो उसने बोला कि मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें मुस्लिम्स और हिंदूज के कॉपरेशन को ध्यान में रखना है। जब तक सभी कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट करना। लेकिन अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये क्या चालाकी करता है गांधी जी। यहाँ पर ये चालाकी ये कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है, ये जो ऑटमन जो था, याद समझो इसको, ऑटमन
ऑटमन टर्की जो था, ठीक है, ऑटमन टर्की जो था, ये रूलर जो था, इसको बोला जाता था खलीफा इन द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड के टाइम पे इसको खलीफा बोला जाए, रूलर जो भी मुस्लिम कंट्रीज जो थी इसको हेड माना जाता था, क्योंकि सब सारा कब्जा जो था लैंड के ऊपर ये इसी के हाथ में था। किसके हाथ में? इस ऑटमन टर्की के हाथ में। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने इसको हराया और इसका जो तख्त था इसको खत्म किया गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका जो पावर जो था ऑटमन टर्की का, उसको अरेस्ट करके इसको पावर खत्म किया गया, ठीक है। अब मुझे बोलो, क्या मुस्लिम जो है ओवरऑल वर्ल्ड वो खुश हो जाएंगे इस बात से? नहीं। हर जगह पर जो भी मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। किन के अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक क्यों करनी शुरू कर दी? इसलिए कि उनको पता था कि जो खलीफा जो था इसको अरेस्ट किया गया। इनकी डिमांड्स क्या थी मुस्लिम्स की डिमांड्स थी कि जल्द से जल्द, ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं, जल्द से जल्द ऑटमन टर्की को अपना पावर जो है वापस दे दो, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड ये बोला गया है जो भी इसकी जो टेरिटरी जो थी जिसके ऊपर इसका कब्जा था वो भी इसको वापस करो। ये यहां पर इंडिया में भी ये शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? इस ऑटमन टर्की को जब अरेस्ट किया जाता है, इसको जो पावर लिया जाता है, यहां पर मुस्लिम्स जो हैं वो क्या बनाते, एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसको बोला जाता है खिलाफत मूवमेंट। याद रखो, ये खिलाफत कहां से आया? ये आया खलीफा से आया है। इस मूवमेंट को बोला जाता है खिलाफत मूवमेंट। और यहां पर इस मूवमेंट क्या बोला जाता है? ब्रिटिशर्स को वार्निंग दी जाती है कि जल्द से जल्द आप क्या करो, जो ऑटमन टर्की जो है उसको वापस करो, क्या, अपनी टेरिटरी, और जो उसका पावर जो है वो भी उसको वापस करो। लेकिन अब ये कौन कर रहे थे? ये मुस्लिम्स कर रहे थे। गांधी जी के दिमाग में क्या है? यहाँ पर नॉन कॉपरेशन दिमाग में। वो यहाँ से क्या चाहता था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसने बोला यही तो चांस है मेरे पास कि अगर मैं मुस्लिम्स को अभी साथ दूं खिलाफत मूवमेंट में, तो दैट मींस ऑटोमेटिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझो। गांधी जी जो है ये यूज कर रहा है इस खिलाफत मूवमेंट को, ये कर रहा है सपोर्ट। किनको? मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को। जो ही गांधी जी का सपोर्ट मतलब लोगों का सपोर्ट, ठीक है। ये खिलाफत मूवमेंट को जो ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली खिलाफत वाले किसको सपोर्ट करेंगे? नॉन कॉपरेशन। क्योंकि नॉन कॉपरेशन भी किन के अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। खिलाफत भी किन के अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पहले नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ कि पहले खिलाफत स्टार्ट हुआ? आपको बोलना पहले खिलाफत स्टार्ट हुआ, और खिलाफत की वजह से ही नॉन कॉपरेशन जो है आ गया। अरे बात समझ, मेन कॉज ऑफ राइज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको खिलाफत बोलते हैं। और मेन काज ऑफ फॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट, आगे बताऊंगा। याद रखो, मैंने दो बातें बोली। मैंने खिलाफत मूवमेंट बोला, इसको क्या हो गया, हाँ, खिलाफत मूवमेंट बोला, मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला, एनसीएम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, और मैंने चोरी चोरा सीसी मूवमेंट जिसको बोलते हैं, केएच मूवमेंट, एनसीएम मूवमेंट और सीसी मूवमेंट। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का राइज होता है, इसका मेन रीजन जो होता है खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का खत्म होने का रीजन क्या होता है? चोरी चोरा इंसिडेंट। इतना याद रखो बस। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन कॉज ऑफ राइज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज खिलाफत मूवमेंट, एंड मेन कॉज ऑफ फॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आपको बोलना है चोरी चोरा इंसिडेंट। अब देखो यहां पर, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब समझो यहां पर एक इंसिडेंट होता है, क्योंकि हम 1919 में ही है ना, ध्यान से समझो, 1919 में ही, मैंने 18 मार्च, ठीक है। इससे पहले क्या होता है? देखो, मैंने एक सेडिशन कमेटी 1919, इससे पहले मुझे बोला था जलियांवाला बाग। एक्चुअली सुनो, एक इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं जालियांवाला बाग, JALLIAN, जालियांवाला बाग मास एक्टर होता है। समझो होता है क्या इसमें? ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा, लेकिन समझना किस तरीके से इसको, आपको कहानी समझनी है। सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को याद रखना है इस पॉइंट को, कि कब हुआ। ये एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरी बात, किस लोकेशन पे होता, आपको बोलना अमृतसर पंजाब में हुआ था। तीसरा जो है, उस टाइम जो है आर्मी जनरल कौन था? उसका नाम था जनरल डायर। याद रखना है, जनरल डायर था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर और कितना, हाँ, अब समझो कहानी, समझो थोड़ा सा। देखो क्या होता है, दो लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। ध्यान से समझो, दो लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। एक होता है डॉक्टर सत्यापाल, याद रखना, डॉक्टर सत्यापाल, और दूसरे का नाम होता है सैफुद्दीन, याद रखना, सैफुद्दीन किचलू।
डॉक्टर सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करते हैं। जो ही ब्रिटिशर्स उनको अरेस्ट करते हैं तो जो पंजाब अमृतसर के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। स्ट्राइक किस पे करते हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या करें, उसको रिलीज किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। कुछ बात समझ में आ रही है? यहां पर ला लाया गया था, ठीक है, कि अगर कोई भी मतलब ब्रिटिश अगेंस्ट जाएगा तो उसको क्या करेंगे, इम्प्रिजन करेंगे हम। उसको कहां लेकर जाएंगे, उसको विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल उसको अरेस्ट किया जाएगा, इम्प्रिजन किया जाएगा। तो क्या होता है, तो लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है जलियांवाला बाग, जगह का नाम। डिमांड इनकी क्या होती है, डिमांड इनकी यही होती है कि क्या बोलते हैं उनको, कि उनको रिलीज किया जाए। लेकिन यहां पर उसी दिन बैसाखी वाला डे था, बैसाखी डे होता है। तो बैसाखी डे से क्या होता है, अलग अलग सिटीज से लोग आते हैं। सपोज ये अगर सिटी, ये यार पंजाब है, दूसरी सिटी से, दिल्ली से लोग आएंगे, किसी और जगह से लोग आएंगे, किसी और जगह से लोग आएंगे और यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब वहां पर जो कर्फ्यू लगाया गया होता है, कहां पर, अमृतसर में। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि कर्फ्यू यहां पर है। ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा है, ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि ये हमारे अगेंस्ट जो है कुछ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पार्क में बैठकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ध्यान से समझो, ये पार्क मैंने यहां पर बनाई है, जलियांवाला बाग, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इसकी एक ही एंट्री होती है, याद रखना है, इसकी एक ही एंट्री होती है जहां से लोगों को आना होता है और लोग इसी रास्ते से जाते, इसमें दूसरा कोई एंट्री नहीं है। और यहाँ पर इसमें जो है वेल बनाए जाते हैं जहां से पानी वानी निकाला जाता है। समझो कहानी को, समझो, इंटरेस्टिंग है। तो अब ये जो आता है जनरल डायर जो होता है, याद रखना, जनरल डायर जो कमांडर इन चीफ जो होता है, आर्मी जनरल जो होता है, ये आता है और सीधे यहाँ पर बैठ जाता है एंट्री की जगह पर, जहाँ से एंट्री भी है एग्जिट भी है, इस जगह पर बैठता है। और हर यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ये मैं लोग यहाँ पर बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये अपने आर्मी ऑफिसर्स को, क्या जो अब इसकी आर्मी होती है, इनको डायरेक्ट क्या देता है, ये देता है, क्या बोलता है इसको, ऑर्डर देता है कि आप डायरेक्ट हिट फायर करो इनके ऊपर। और ये डायरेक्ट हिट फायर करते और यहाँ पर जो है लोग जो है मर जाते हैं, कुछ लोग भाग के आ जाते हैं और इस वेल में चले जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मर जाते हैं, 3000 समथिंग बोला जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इंसिडेंट होता है यहाँ पर। अब देखो होता क्या है, कहानी समझ में आए ना आपको, देखो मतलब ये पूरा जो है ब्लड से भरा हुआ फिर देखने को मिला। अब सुनो यहाँ पर, एक तो आपको डेट याद रखना एग्जाम के लिए, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लोकेशन अमृतसर पंजाब में। आर्मी जनरल जो था, जो जनरल डायर था, जिसने ऑर्डर दिया था किनको, इन आर्मी वालों को, जो वहाँ की पुलिस जो थी, कि इन पे फायर किया जाए, ठीक है। इस जनरल डायर के ऊपर भी एक जनरल होता है। देखो जनरल डायर तो यहाँ पर था, लेकिन इसको किसी ने इसको ऑर्डर तो दिया होगा ना जनरल डायर को, कि आप यहाँ पर जाओ, आप यहाँ पर फायर करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं ऑफिसर हूँ, मेरे ऊपर कोई ऑफिसर है, तो मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा नहीं, तो मुझे उसके हिसाब से चलना, वो मुझे जो बोलेगा। इसी तरीके से जनरल डायर को भी किसी ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। यहां पर बोला जाता है नंबर ऑफ डेथ्स जो है दैट इज 2000 डेथ्स होती है उस वहां पर। एक कमेटी बिठाई जाते हैं। देखो क्या होता है, जब ये इंसिडेंट होता है तो क्या हो जाता है, एक कमेटी बिठाई जाते हैं ये पता करने के लिए कि कितने लोगों की डेथ हुई है ऐसे। और इस कमीशन का नाम याद रखना, हंटर कमीशन। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब जलियांवाला बाग मास एक्कर हुआ था, उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई थी ये पता करने के लिए कितने लोग, क्या मतलब ये पता करने के लिए इस इंसिडेंट में क्या क्या हुआ था, कितने लोगों की डेथ हुई थी, क्या रीजन था, क्या मतलब, ये फिर बोलता है जनरल डायर, अपना बयान फिर देता है, ठीक है। तो याद रखना हंटर कमीशन, एक हंटर कमीशन अलग है, वो हंटर कमीशन एजुकेशन के रिलेटेड है, लेकिन ये जलियांवाला बाग मासैकर के रिलेटेड जो कमीशन है उसको बोलता है हंटर कमीशन बोला जाता है। अब यहां पर ये प्रोटेस्ट क्यों किया गया था, यहां पर कहां पर, जलियांवाला बाग मासैकर, उसमें रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल के अरेस्ट के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। और उसी दिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिस दिन जलियांवाला बाग मासैकर हुआ था उस दिन कौन सा डे होता है, आपको बोलना उस टाइम बैसाखी डे था, याद रखना बैसाखी डे भी था। अब गांधी जी क्या बोल रहे हैं इस बारे में, गांधी जी जो है, गांधी जी के कमेंट्स क्या है इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस हंटर कमीशन के ऊपर, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑफिशियल वाइट वॉश। गांधी जी ने इसको बोला ये एक ऑफिशियल वाइट वॉश है, या इसने बोला है हिमालयन ब्लंडर भी नाम। क्वेश्चन पूछा जाता है किस इंसिडेंट को गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर बोला है, आपको बोलना है वो जलियांवाला बाग मासैकर के साथ रिलेट था। ऑफिशियल वाइट वॉश किसको बोला गया, आपको बोलना है वो जलियांवाला बाग मासैकर था। क्यों ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब ये रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट में बोला जाता है सिर्फ 300 समथिंग लोगों की डेथ हुई है, और एक्चुअल में 2000 की डेथ देखने को मिल रही है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑफिशियल वाइट वॉश। ये गांधी जी के कमेंट्स आ गए इसके ऊपर।
याद रखो, रोल ऑफ सरदार उधम सिंह, रोल ऑफ सरदार उधम सिंह, यहां देखो रोल ऑफ सरदार उधम सिंह। ये सरदार उधम सिंह क्या करता है, एक होता है भगत सिंह, दूसरा है उधम सिंह। जो जनरल डायर होता है, जनरल डायर होता है जो लोगों को जो ऑर्डर देता है अपने ऑफिशियल्स को, और वो उसको मार देते हैं, मतलब लोगों के ऊपर फायर करते हैं। लेकिन उस जनरल डायर के ऊपर एक जनरल होता है, उसका नाम होता है, वो इंग्लैंड में होता है, उसका नाम होता है जनरल मिचल ओ डायर। याद रखना, एक है जनरल डायर, बस इतना याद रखना, एक है जनरल डायर, दूसरा है ओ डायर, ओ डायर। याद रखना, ये दो अलग अलग पर्सन है। जनरल ओ डायर जो है उसने ऑर्डर दिया था किसको, जनरल डायर को, कि आप यहां पर ये इंसिडेंट करो, मतलब उसको ऑर्डर दिया गया फायर करने के लिए। अब उधम सिंह क्या करता है, ये उधम सिंह जाता है और इंग्लैंड जाता है और इसको खत्म करता है, किसको, जनरल मिचल ओ डायर को मार दे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिचल ओ डायर को कौन किल करता है, कौन इसको खत्म करता है, आपको बोलना है सरदार उधम सिंह इसको मारता है। अब ये कौन था, ये मिचल ओ डायर, उसका नाम ये था हु गेव ऑर्डर्स फॉर जलनेवाला बाग, इसी ने ऑर्डर दिया था जलनेवाला बाग मासएकर के लिए, यही रेस्पॉन्सिबल था। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। आगे हम चलेंगे किसके ऊपर, खिलाफत मूवमेंट के ऊपर हम जाएंगे, समझिए ये थोड़ा सा खिलाफत मूवमेंट क्या है। ठीक है, 1919 से लेकर 1922, देखो दोनों एक साथ हैं, खिलाफत मूवमेंट भी एक साथ है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने पहले ही बोला था क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के साथ ही नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो 1919 में से लेकर 1922 में, अब देखो 1919 से 1922 में क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हु लॉन्च्ड खिलाफत मूवमेंट, आपको याद रखना एली ब्रदर्स, याद रखो एली ब्रदर्स। ये मैंने रीजन आपको बोला क्यों खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑटोमन टर्की को अरेस्ट किया, ये उसका पावर जो है खत्म किया जाता है, उसके टेरिटरी को जो है अपने कब्जे में लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो एक याद रखना, एली ब्रदर्स जो होते हैं जो लॉन्च करते हैं, याद रखना बस सिर्फ एली ब्रदर्स का ही नाम याद रखना है। एली ब्रदर्स जो होते हैं वो लॉन्च करते हैं खिलाफत मूवमेंट को, और इसके साथ कौन कौन होता है, एपीजे कलाम भी होता है जो कि प्रेसिडेंट भी था इंडिया का, ठीक है, मिसाइल मैन भी जिसको बोलते हैं, और हकीम अजमल खान भी जो है इस खिलाफत मूवमेंट के साथ, खिलाफत फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होता है, रिलेट होता है। याद रखना ये खिलाफत मूवमेंट जो और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है ये नेशनल वाइड एजुटेशन बनता है, क्योंकि जब हिंदूज भी इसको सपोर्ट करते हैं, गांधी जी भी इनको खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या बनेगा ऑटोमेटिकली, ये बन जाएगा नेशनल वाइड एजुटेशन। नवंबर 1919 में क्या होता है, देखो नवंबर 1919 में दिल्ली में क्या होता है, एक कमेटी बिठाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है खिलाफत कमेटी। इसमें क्या बोला जाता है, इफ आवर डिमांड्स वायर नॉट मेट वी वुड गो फॉर नॉन कॉपरेशन, इसमें बोला जाता है, किसमें, एक कमेटी बिठाई जाती है जिसका नाम है खिलाफत कमेटी, और इसमें यह बोला जाता है अगर हमारी डिमांड्स को जो है मीट नहीं किया जाए, अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, बात समझ में आ रही है, ये किन के बोलना है, खिलाफत कमेटी का, तो हम क्या करेंगे, हम नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक, सो खिलाफत मूवमेंट लॉन्चड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट जो है ये एक मेन रीजन बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। कब, ऑन अगस्त 1920, याद रखना अगस्त 31 1920। एक्चुअली 1919 में क्या हुआ था फिर स्टार्ट, खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, और उसी खिलाफत मूवमेंट के साथ 1920 में उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन भी स्टार्ट किया गया। यहां पर समझो, और गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट एंड मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यहां पर ये अपना एक थोड़ा सा चालाकी करते हैं, ये यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करता है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रिलेटेड, क्योंकि उसको पता था मुझे नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करना था। देखो याद रखो 1920 में 2 सेशंस होते, मैंने पहले ही बोला था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था उन्होंने उसी साल डिसाइड किया था कि हर साल हम सेशंस करेंगे, जिसको बोला जाता है एनुअल सेशन। और मैंने ये भी बीच में किसी लेक्चर में बोला था कि जब कोई इमरजेंसी होती थी, कभी कुछ मीटिंग करनी पड़ती थी, तो वो एक सेशन करते थे जिसको बोलते हैं स्पेशल सेशन, और इस 1920 में स्पेशल सेशन होता है। स्पेशल सेशन ये कलकत्ता में होता है, याद रखो स्पेशल सेशन कलकत्ता में होता है, और एनुअल सेशन नागपुर में होता है, ये याद रखना। 1920 में अगर पूछा जाएगा एनुअल सेशन कहाँ पर था, आपको बोलना है नागपुर में, इसको कंफ्यूज नहीं होना कि कलकत्ता में। कलकत्ता में अगर पूछा जाए कि इन 1920 स्पेशल सेशन वाज कंडक्टेड एट, आपको बोलना है कलकत्ता में किया गया था, और एनुअल सेशन अपना इनका जो था वो नागपुर में था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे चलेंगे तो आगे क्या था, ठीक है। इसमें इसी स्पेशल सेशन में क्या बोला गया, स्पेशल सेशन में डिसाइड किया गया हम क्या करेंगे, लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। और इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि हमें एक फंड जनरेट करना है, और ठीक है, क्योंकि मूवमेंट को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत भी होती है। और वो फंड कहां पर कलेक्ट करेंगे, उन्होंने बोला उसको नाम रखा गया है तिलक स्वराज फंड। याद रखो, तिलक स्वराज फंड, याद रखना, तिलक स्वराज फंड। ये कहां पर बोला गया, स्पेशल सेशन में बोला गया कि तिलक स्वराज फंड फॉर फाइनेंसिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनेंस करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे इसके साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, आपको बोलना है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ये किसका फादर था, जवाहरलाल नेहरू का। CR दास, ठीक है, याद रखना, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो इसके साथ एसोसिएटेड थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। इन्होंने क्या किया, जब डेफिनेटली नॉन कॉपरेशन की बात आएगी तो ये अगर ये थे लॉ की प्रैक्टिस करते थे ब्रिटिशर्स के साथ, अगर ये नॉन कॉपरेशन खुद बोल रहे कि हमें नॉन कॉपरेशन करना है तो डेफिनेटली ये फिर क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस को छोड़ेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये रिजाइन करते हैं, जो भी ये लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे वहां से रिजिग्नेशन करते हैं। कौन, मोतीलाल नेहरू, MLN मोतीलाल नेहरू एंड CR दास जो हैं ये रिजाइन करते लीगल प्रैक्टिस से, क्योंकि जब जो इन्होंने मूवमेंट ही स्टार्ट किया वो नॉन कॉपरेशन, तो डेफिनेटली इनको स्कूल से भी नॉन कॉपरेट करना था, कॉलेजेस से भी, लीगल प्रैक्टिस से भी, जहां से भी जो भी इनको ब्रिटिशर्स के साथ जो भी लिंक था वो हमें इनको पूरा तोड़ना था। स्वदेशी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि जब हम नॉन कॉपरेशन करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ तो हमें क्या करना चाहिए स्टार्ट, इन्होंने बोला कि हमें स्वदेशी पॉजिटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए, मतलब जो यहाँ पर इंडिया में हम खुद कर सकते हैं वो हम करेंगे। इन्होंने क्या क्या किया, स्वदेशी, फॉर एग्जांपल इन्होंने एक बात बोली, स्वदेशी एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है जामिया मिलिया इस्लामिया का कॉन्सेप्ट आया है, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में है, याद रखना, जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया है। पहले कहाँ पर था, ये यूपी में था, ठीक है, अलीगढ़ में था, उसके बाद इसको आज दिल्ली में है, लेकिन उस टाइम पे जामिया मिलिया की फाउंडेशन देखने को मिली, स्वदेशी एजुकेशन, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिला। उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये प्रोग्रेस करता गया, कहाँ से, 1920 से लेकर 1922 तक, फरवरी 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहा। लेकिन जो ही फरवरी 1922 आता है, एक डेट आता है 5 फरवरी 1922, एक इंसिडेंट, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन, गांधी जी का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता था, मेन कॉन्सेप्ट उसका ये था जब भी हम कोई भी मूवमेंट चलाएंगे वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पे होता है। लेकिन एक इंसिडेंट होता है 5 फरवरी को जिसको बोलते हैं हम CC इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट। एक जगह होता है चौरी चौरा, वहां पर पुलिस स्टेशन पे कुछ लोग अटैक करते हैं, पुलिस के पीछे भागते हैं और वो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो पुलिस वाले छुपते हैं अपने ही पुलिस स्टेशन में और लोग बाहर से उस पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लॉ तोड़ा है। कि उन्होंने, लोग क्या तोड़ते हैं, लॉ तोड़ते हैं। तो दैट मीन अब ब्रिटिशर्स के पास एक ऑफिशियल रीजन है ना कि वो लोगों को मार दाड़ करेंगे, तो दैट मीन्स गांधी जी को पता है कि लोगों ने गलती की, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों ने, अगर ये 5, 10 या 15 लोगों ने पुलिस स्टेशन को जलाया, दैट मीन्स ये मूवमेंट जो चल रहा है, जो नेशनल वाइड मूवमेंट चल रहा है, इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग अब मरेंगे, ठीक है, इनोसेंट लोग मरेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब किसी को भी पकड़ सकते हैं ना, तो ये पूरा लाठी चार्ज करेंगे, ये फायर करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी इस मोमेंट को यहाँ पर चोरी चोरा इंसिडेंट आपको याद रखना है, 5 फरवरी 1922 में कहाँ पर हुआ था, यूपी में एक जगह है जिसको बोलते हैं गोरखपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, पीजेंट्स अटैक करते हैं। पीजेंट्स किसके ऊपर अटैक करते हैं, याद रखना, पुलिस स्टेशन के ऊपर, और जिसकी वजह से गांधी जी बोल रहे हैं नहीं, जो भी हम नॉन कॉपरेशन 2-3 सालों से चला रहे, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ, मैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर रहा हूँ। ये किसका कहना है, ये गांधी जी का कहना है। रीजन क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का किसने सपोर्ट किया था, आपको बोलना है खिलाफत मूवमेंट, और मेन रीजन क्या है विड्रॉ का, आपको बोलना है चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है। अब यहां पर कितने पुलिसमैन थे वो नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखना आपको, ये गोरखपुर जगह याद रखना और आपको डेट याद रखना है, ठीक है। और जो ही चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, गांधी जी विड्रॉ करता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, तो डेफिनेटली अब जो बाकी लीडर्स है उनको गुस्सा आता है गांधी जी के ऊपर, बोल रहे इतना अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था 2 सालों से, 1.5 साल से या 3 सालों से, तो अचानक से इसने विड्रॉ किया। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे भी थे, उनको पता था कि नहीं,
कुछ तो है, गांधी जी ने सोच समझ कर ही किया होगा, ऐसे तो करेगा नहीं है। लेकिन जो कुछ लीडर्स जो थे, फॉर एग्जाम्पल CR दास की बात करें या मोतीलाल नेहरू की बात करें, ये बोल रहे हैं, इनको मतलब गुस्सा आता है, ये बोल रहे हैं नहीं, गांधी जी ने तो विड्रा किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। अब लोगों को हर जगह पर पता नहीं है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रा किया गया, क्योंकि उस टाइम मोबाइल फोन या इंटरनेट नहीं था, वो नेशन वाइड एजुटेशन था, ठीक है। तो लोगों को तो ये पता नहीं है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया, कि हम क्यों ना हम एक काम करें, हम एक मूवमेंट को चला लेंगे, उसको नाम चेंज करें, मतलब नॉन कॉपरेशन के बदले और कोई नाम दे देंगे। गांधी जी इनको ये चीज़ नहीं मानता है, लेकिन स्टिल ये जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी बनाते हैं इसी के नाम पे, जो क्योंकि उनको पता है आगे ऑलरेडी लहर चल रही है लोगों की, लोग एनर्जेटिक है इस वक्त ब्रिटिशर्स अगेंस्ट, हम क्यों ना एक और पार्टी बना लेंगे। गांधी जी ने विड्रा किया, उसको गाँव जाना है, कहाँ पर जाना, जाने दो उसको, ये क्या पार्टी बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। याद रखना, किसने बना, कौन बनाता है स्वराज पार्टी, आपको बोलना है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। बात समझ में आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द फेलियर ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड इट एज नेशनल क्लैमिटी। याद रखना, जो ही विड्रा किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रा मतलब हो गया फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और सुभाष चंद्र बोस, बोस को याद रखना, सुभाष चंद्र बोस, इस इंसिडेंट को नाम दिया जाता है नेशनल क्लैमिटी। याद रखना, नेशनल क्लैमिटी याद रखना, किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने। और चोरी विड्रा जो ही हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रा होता है, कौन सा पार्टी शुरू होती है, 1900 डेफिनेटली। अगर 25 फरवरी 1922 में विड्रा होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसी के साथ ये क्या करेंगे, लॉन्च स्वराज पार्टी, तो इसी के साथ बननी चाहिए ना, तो स्वराज पार्टी का लॉन्च होता है। और ये स्वराज पार्टी कौन बनाता है, वाई स्वराज पार्टी, बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद रखना इस पॉइंट को। दूसरा, प्रेसिडेंट कौन होता है, इस स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट CR दास होता है, और सेक्रेटरी कौन होता है, मोतीलाल नेहरू। याद रखना, ये पूछा जाता है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्वराज पार्टी, आपको बोलना है मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी था, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी था, और CR दास जो था ये प्रेसिडेंट था। और यहाँ पर भी स्वराज पार्टी में भी दो ग्रुप्स बन गए हैं। इन दो ग्रुप्स को हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये कहानी समझ आई होगी, क्योंकि कहानी से ही आपको चीज़ें लिंक हो जाएगी, आप क्वेश्चन को मार्क करोगे। अदरवाइज आप कितना भी क्रेमिंग करो ना, इसमें क्रेमिंग काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, स्टोरी बेस्ड चीज़ों को समझना है, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को लिंक कर सकते हो, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। पहले खिलाफत मूवमेंट आ गया, पहले नॉन कॉपरेशन आ गया, कि पहले स्वराज पार्टी आ गई, कि चोरी चोरा इंसिडेंट आ गया। अब आपको पता ही है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन, उसके बाद चोरी चोरा, उसके बाद स्वराज पार्टी। आ रही बात समझ। तो ये ऐसे क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। अब सिविल सर्विस भी दे, तो KS में भी पूछा जाता है, UPSC में पूछा जाता है, और अब JK SSB ने ट्रेंड तो चेंज किया ही है, क्योंकि अब टिपिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, ज़बरदस्त लगा है, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मेंशन करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को सबसे पहले लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।